सो हेलो स्टूडेंट्स, आप में से कोई ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट का, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए। उसमें टेलीग्राम लिंक दिया गया है, ठीक है। तो गूगल मीट पर हम ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं इसका। तो एक बार हम इम्पोर्टेंट जो इसमें टॉपिक्स हैं इस सब्जेक्ट में उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। इसमें जो भी टॉपिक्स आए हैं और जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसे बनता है, मतलब कितने मार्क्स के लिए है, कौन से टॉपिक कितने मार्क्स के आ रहे हैं, कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। और जिनको ऐसा लगता है कि केवल मुझे 50 या 60 मार्क्स भी मिलते हैं तो चलेगा, तो इस प्रकार से जिनको लगता है तो उनको कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। जो केवल पास होना चाहते हैं, ठीक है, उनको कैसा पढ़ना चाहिए। और जो लोग 60 मार्क्स से थोड़ा अधिक लाना चाहते हैं उनको कैसे पढ़ना चाहिए, इस बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो हमको ये समझना होगा कि जो PHDC 101 है, इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के 3 कालखंड दिए गए हैं, ठीक है। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है ना रीतिकाल तक, तो आदिकाल से लेके रीतिकाल तक का कालखंड है इसमें। और यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन हैं वो कितने आए हैं वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो 9 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे आपको ये थोड़ा समझना होगा कि देखो जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको एकदम अच्छे से पढ़ना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है पेपर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया गया है, आपको इसमें से कोई 5 का उत्तर देना है, ठीक है। सभी प्रश्नों के अंक समान है, मतलब एक क्वेश्चन का जो आंसर है उसके लिए आपको 20 मार्क्स तक दे सकते हैं, ठीक है। वैसे 20 मार्क्स तो कभी देते नहीं हैं, लेकिन 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से 100 मार्क्स का बन गया। अब मुझे ना बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मेरे पास अभी टाइम कम है, तो मुझे कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, मतलब क्या करूँ, मुझे केवल पास होना है, ठीक है। मुझे बहुत मार्क्स लाने का ये नहीं है, केवल पास हो जाऊँ तो भी चलेगा, तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो भी आपका डिग्री है ना, उसमें सभी क्वेश्चन पेपर में ये रहता है, ये वाला सेक्शन एक रहता है जिसमें आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं या 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सभी 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे देखो 1 से लेके 8 तक सभी 20 मार्क्स के ही हैं, लेकिन यहाँ पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, आपको ऑप्शन बहुत मिलता है। ये ऐसे क्वेश्चन, कोई ऐसा कोई एक क्वेश्चन रहेगा डिग्री में सभी सब्जेक्ट्स में जो 100 मार्क्स के होते हैं ना, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस, इस प्रकार का कोई एक क्वेश्चन होता है जिसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको करना ये है, इन 4 टॉपिक्स में से कोई 2 टॉपिक का आंसर करना है आपको, ठीक है। हर एक टॉपिक के लिए आपको 10 मार्क्स दिया जा रहा है, तो कोई 2 टॉपिक आप सेलेक्ट करेंगे इसमें से और उसका आंसर करेंगे। ये जो सेक्शन होता है ये थोड़ा इजी होता है। तो आपके बुक में से कहीं से भी कोई 4 टॉपिक उठा के ये दिया जाएगा, ठीक है। तो जिनको केवल पास होना है, मतलब अभी टाइम कम है, मुझे केवल पास होने का देखना है, ऐसा अगर लगता है तो आपको ये, मुझे लगता है कि ये आपको निश्चित रूप से ये वाला प्रश्न लेना चाहिए। मतलब और जिनको थोड़ा ये है कि थोड़ा मैं 60 से अधिक, 60 मार्क्स से भी अधिक लाना चाहता हूँ, तो उनके लिए भी ये अच्छा एक चांस है। क्योंकि इसमें ना कि थोड़ा मार्क्स अधिक मिलता है, क्योंकि 10 मार्क्स का एक टॉपिक है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे चांस रहता है कि आप इसमें 15 मार्क्स से लेके 16 मार्क्स तक थोड़ा इसमें मार्क ला सकते हैं। ये वाला बात है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, तो ठीक है। और चॉइस भी है आपके पास।
और यहाँ पे क्या हुआ, जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें क्या हो रहा है देखो कि अगर आपको वो क्वेश्चन ठीक से नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब आंसर ठीक से नहीं बन रहा है, तो जो 20 मार्क्स है वो पूरा आपका गया, ठीक है। 20 मार्क्स में आपको केवल 5 मार्क्स देंगे अगर आप ठीक से नहीं लिखते हैं, तो ये चांस रहता है, ठीक है। तो इसके साथ ये प्रॉब्लम है, 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन के साथ ये प्रॉब्लम है। तो निश्चित रूप से जो लास्ट क्वेश्चन है उसको निश्चित रूप से आप लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे केवल पास होने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको लीजिएगा, ठीक है। और एक बार ये क्वेश्चन वाइज देख लेते हैं कि कैसे कवर हुआ है आपका जो सभी लेसन्स है वो कैसे कवर हुआ है, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अपभ्रंश के उद्भव और विकास का परिचय दीजिए। तो जब भी आप क्वेश्चन देखें तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये कौन से लेसन से आ रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा याद रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपभ्रंश के उद्भव और विकास, इसमें क्या हुआ, इसका एक कहानी है, ठीक है। तो ये कौन से लेसन में है, आपका दूसरा लेसन में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से फिर वो उसी मतलब जो खंड 1 है इस सब्जेक्ट का, उसी में से आपको लगभग बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आए हैं, ठीक है। तो जब भी जो आपका पेपर बनता है 100 मार्क्स का, जब भी आपका पेपर बनता है, उसको ना जो आपका बुक होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी आपका बुक है और ये आपका क्या है, क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, क्वेश्चन पेपर मान लीजिए 100 मार्क्स का बन रहा है और आपका जो बुक है, ठीक है, आपका बुक अगर 3 खंडों में है, एक्चुअली में क्या होता है 3 खंडों में है ना बुक, तो इसमें क्या होगा, इस 100 को ना 3 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, तो हर खंड से 30 से लेके 34 मार्क्स तक आएगा, ठीक है। ऐसा मतलब जो अभी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ये सब पता है कि कैसे मार्किंग होता है। तो इसलिए जो खंड, जितने खंड होंगे उतने नंबर से 100 को डिवाइड करने से जो नंबर आता है वो हर एक खंड से मार्क्स लगभग दिया जाता है, ठीक है। तो अगर 3 खंड हैं तो 30 से 34 मार्क्स तक हर खंड से आएगा। मान लीजिए आपने एक खंड का अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया है, जैसे खंड 1 है तो खंड 1 का आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया है, तो आपको निश्चित रूप से 30 to 34 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसमें से आप 20 to 25 मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से खंड को कवर करते हैं क्वेश्चन पेपर में। फिर तो यहाँ पे देखिए आदिकालीन, ये वाला जो टॉपिक है ये खंड 1 में है, बहुत आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर ये वाला टॉपिक बहुत रिपीट आ रहा है, यहाँ पे देखिए आदिकालीन धार्मिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, फिर आदिकालीन धर्म संबंधी साहित्य का विवेचन कीजिए। इसमें देखो इसमें कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं वो हम बात करेंगे। और जैसे धर्म संबंधी जो भी साहित्य है, इसमें क्या आ सकता है, जैसे जैन लोग थे इसमें, ठीक है। फिर नाथ लोग भी थे इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत से प्रकार के धर्म संबंधी साहित्य हमको देखने को मिल रहा है आदिकाल में, ठीक है। और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ क्या रही होंगी उस समय, जैसे देखो अभी उस समय क्या था, बहुत हिंदू जो साम्राज्य थे वो बहुत थे उस समय आदिकाल तक। लेकिन आदिकाल में क्या हुआ कि जो मुस्लिम साम्राज्य थे वो उनका विकास होने लगा था, ठीक है। तो आदिकाल के समाप्त होते उस समय तक क्या हुआ
कि जो मुस्लिम साम्राज्य थे वो बढ़ने लगे थे, इसलिए जो हिंदू राजा और महाराजा लोग थे उनकी जो मतलब उनका जो पावर था ना वो कम होने लगा था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें तो सांस्कृतिक परिस्थितियों में क्या था, एक हम कह सकते हैं कि एक दो अलग अलग संस्कृतियां उस समय एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी थी। ठीक है, इस प्रकार भी हम कह सकते हैं। मतलब जनता तो एक साथ थी, लेकिन राजनीतिक रूप से देखें तो बहुत जो एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि युद्ध होते थे। ठीक है, तो ये सब उस समय की परिस्थितियां थी। और ज्ञानाश्रयी एक मिनट और ज्ञानाश्रयी भक्ति काव्य के दार्शनिक आधारों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, ज्ञानाश्रयी में फिर वही कबीर वाले आते हैं, कबीरदास आते हैं। ठीक है, ये सब लोग आएंगे और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है वो याद है तो आपको ये आ जाएगा। ज्ञानाश्रयी भक्ति काव्य के दार्शनिक आधार क्या हैं, तो इसमें क्या है, निर्गुण जो ज्ञानाश्रय शाखा है ना उसमें दो प्रकार के भक्ति है। एक है निर्गुण भक्ति, ठीक है, जिसमें हाँ तो ये जो निर्गुण भक्ति है ठीक है, तो एक मिनट, तो जो निर्गुण भक्ति है इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा आती है। ठीक है, इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा एक आती है और एक प्रेमाश्रयी शाखा आती है। ठीक है, प्रेमाश्रयी शाखा, तो ज्ञानाश्रयी में कबीरदास ये सब लोग आते हैं। और इसमें क्या है कि एक ईश्वरवाद है, मतलब भगवान एक है। ठीक है, जिसका कोई रूप नहीं है, ये सब ये लोग मानते थे। ठीक है, और ये लोग गुरु को भी बहुत महत्व देते थे। ठीक है, जो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि लोग थे ना वो अपने गुरु को बहुत महत्व देते थे। और इसके दार्शनिक आधारों में और एक विशेषता ये है कि ये लोग जो रीति रिवाज, बुरे रीति रिवाज चल रहे थे उसका विरोध भी करते हैं। और इस प्रकार से इनका मतलब ये जो भी कहते हैं उसका कोई कारण होता है। ठीक है, फिर हिंदी में सगुण राम काव्य परंपरा का परिचय दीजिए। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत से लोगों ने मतलब राम काव्य लिखा है और विशेष रूप से फिर वही तुलसीदास वो आएंगे इसमें। ठीक है, और फिर उसके बाद कितने लोगों ने लिखा है राम काव्य, ये सब इसमें डिस्कस किया जाएगा। कृष्ण भक्ति काव्य में निहित दार्शनिकता, ठीक है, इसमें जो भी रचनाएं लिखी गई थी वो बहुत फुटकल रचनाएं थी, मतलब बहुत छोटी छोटी कविताएं थी। अब इसमें प्रबंध काव्य देखने को कम मिलता है कृष्ण भक्ति शाखा में। ठीक है, और इसकी दार्शनिकता क्या है कि जीवन जो है वह आनंदमय हो। ठीक है, जीवन खुशियों से भरा होना चाहिए और भगवान पर विश्वास करके हम चलेंगे तो भगवान ही हमको सहायता करेंगे। ये कृष्ण भक्ति की दार्शनिकता में विशेषता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके आधार हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद रीति काव्य के प्रेरणा स्रोतों का विस्तार से विवेचन कीजिए। तो इसके रीति काव्य के कारण क्या थे ये प्रेरणा स्रोत में आएंगे। तो राज दरबारों का बहुत अच्छा विकास हो गया था। ठीक है, राज दरबार बहुत विकसित हो चुके थे और जनता के प्रति राजा महाराजा लोगों ने ध्यान देना कम कर दिया था। ठीक है, तो जनता के प्रति ध्यान कम दे रहे थे, जनता को नहीं ठीक से देख रहे थे। ठीक है, और केवल इसमें यह था कि जो
राजा लोग थे, बहुत से लोग, वो अपनी रानियों के बारे में सोच रहे थे, उनके साथ कैसे खुशी से जीवन बिताना है इसके बारे में सोच रहे थे। इसलिए उस समय इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे, ठीक है, उसके ऊपर काव्य लिखे गए कि रानी कैसी दिखती थी, मतलब उसका वर्णन करते हुए कवि लोगों ने काव्य लिखे हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रेरणा स्रोत हैं रीतिकाल के। उसमें एक प्रकार की विलासिता है, ठीक है। विलासिता मतलब जीवन को अच्छे से स्टाइलिश लाइफ कहते हैं ना, उसको बिताना है। ये रीतिकाल में एक प्रेरणा स्रोत था काव्य का, ठीक है। फिर उसके बाद रीति सिद्ध कवियों के काव्य के वर्ण विषयों पर उदाहरण सहित प्रकाश डालिए, ठीक है। तो रीतिकाल में 3 प्रकार के काव्य हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति रहित, ठीक है। तो रीति सिद्ध में जो है आपको कुछ कवि दिख जाएंगे जो किसी विशेष नियम के अंतर्गत काव्य लिखते थे, ठीक है। फिर रीति रहित में इन सब से अलग जो लोग थे उस समय, उनको रीति रहित में लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ 9th क्वेश्चन तक हम आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए स्वयंभू के बारे में बताना है आपको। स्वयंभू ये कौन से काल में आते हैं, ठीक है। ये आते हैं आपके आदिकाल में, ठीक है। द्वैताद्वैतवाद, ठीक है। ये आपको कृष्ण भक्ति में मिल जाएगा, कृष्ण भक्ति से रिलेटेड जो भी लेसन है उसमें मिल जाएगा द्वैताद्वैतवाद, ठीक है। कृष्ण भक्ति से रिलेटेड जो भी काव्य है उस लेसन्स में मिलेगा ये, ठीक है। फिर भक्ति काव्य का महत्व, ये तो आप सिंपली लिख सकते हैं, ये उतना कठिन भी नहीं है, ठीक है। भक्ति काव्य का क्या महत्व है, ये इसने जनता को एक हम कह सकते हैं कि इसने जनता को थोड़ा जो भगवान है उसके ऊपर विश्वास रखने दिया, ठीक है। और इसने सभी लोगों को समान है ऐसा इसमें हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें संगीतात्मकता भी है। भक्ति काव्य में एक बात ये और विशेष है कि इसमें संगीतात्मकता को भी महत्व दिया गया। जैसे हम भगवान के बारे में कुछ काव्य लिखते हैं तो उसको गाते भी हैं, ठीक है। इस प्रकार से संगीत को भी इसमें महत्व देखने को हमको मिलता है। और भक्ति काव्य में साहित्य का अच्छा विकास हुआ था, ठीक है। जैसे कबीरदास, तुलसीदास, ये सभी भक्ति काल के ही कवि हैं, ठीक है। और इस कारण से हिंदी भाषा का भी अच्छा विकास हुआ था, ठीक है। फिर सूफी काव्य में भारतीय एवं अभारतीय तत्व, ठीक है। तो ये सूफी जो लोग थे वो भारत के नहीं थे, वो ईरान से आए थे, ठीक है। ईरान अभी जो है वहाँ से ये सूफी लोग आए थे। उनका विचारधारा थोड़ा अलग था, मतलब वो तो मुस्लिम थे, लेकिन मुस्लिम होते हुए भी उसमें सूफी लोग थोड़े अलग हैं, ठीक है। उनके नियम अलग रहते हैं, ठीक है। तो ये जो थे ये भारत में आके बस गए, ठीक है। तो सूफी काव्य में भारतीय एवं अभारतीय तत्व क्या देखने को मिलते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे जो सूफी काव्य है इसका एक अच्छा उदाहरण हम कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक अच्छा उदाहरण हम जायसी कवि है एक, उनसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इन मतलब जो सूफी लोग थे उनमें जो भारतीय सूफी थे उन्होंने जो वहाँ ईरान के सूफी लोग थे वो लोग कैसे लिखते थे काव्य, उनसे कुछ बातों को वैसे का वैसे ही लिया और कुछ यहाँ जो भारतीय रचना एक हमारा एक स्टाइल है भारतीय स्टाइल, उसको भी रखा और वहाँ ईरान का जो एक स्टाइल होता है राइटिंग स्टाइल उसको भी रखा,
ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एनालिसिस। चलिए फिर से मिलते हैं दूसरे क्लास में। थैंक यू।